गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने इन्वर्टर सर्किट्स के वोल्टेज कंट्रोलिंग मेथड्स पढ़ी थी, तो हम थोड़ा सा जस्ट रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। पल्स विथ मॉड्यूलेशन हमने देखा था। पल्स विथ मॉड्यूलेशन टेक्निक के थ्रू हम वोल्टेज कंट्रोल करते हैं, जो कि इंटरनल कंट्रोल ऑफ इन्वर्टर कहलाता है। इसके 3 मेथड्स मैंने आपको बताए थे। फर्स्ट था हमारा सिंगल पल्स मॉड्यूलेशन, जो कि हम देख चुके हैं और इसकी पूरी स्टडी हमने कर ली थी। सेकेंड, मल्टीपल्स मॉड्यूलेशन एंड साइनोसाइडल पल्स मॉड्यूलेशन हमें कंटिन्यूएशन में करना है। ठीक है, तो ये हमारा सिंगल पल्स मॉड्यूलेशन था। ये हमारा मल्टीपल पल्स मॉड्यूलेशन है। ठीक है, तो मल्टीपल पल्स मॉड्यूलेशन में क्या होता है, जैसे हमने वहां पर केवल एक ही सिंगल वेव को मॉड्यूलेट किया था इन सिंगल पल्स मॉड्यूलेशन, बट इन मल्टीपल्स मॉड्यूलेशन हम बहुत सारी इक्वी डिस्टेंस पल्सेस को यूज करते हैं। एंड यहाँ पर अभी हमने सिंपली जो मैंने डायग्राम में दिखाया है, केवल 2 ही सिमेट्रिकल स्पेस्ड पल्सेस पर हाफ साइकिल शो करी है। मतलब ये 2 हाफ साइकिल, एक हाफ साइकिल में 2 पल्सेस और नेक्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल में ये 2 पल्सेस। इट इज जस्ट फॉर द सिंप्लिसिटी, अदरवाइज हम मल्टीपल पल्सेस यूज करते हैं इन ईच हाफ साइकिल। जैसे ये वाले डायग्राम में हम देखें तो हमने एक ही हाफ साइकिल में 3 पल्सेस को मॉड्यूलेट किया है। ठीक है, सो यहाँ पर एक टाइम में मल्टीपल पल्सेस को हम क्या करते हैं, मॉड्यूलेट करते हैं। अब इसमें देखिए, ये वाली जो डिस्टेंस है दिस, इसका मिडिल पॉइंट और इस जीरो से लेकर इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है उसको हमने गामा कहा है। गामा इज व्हाट, डिस्टेंस ऑफ हाफ ऑफ पल्स विड्थ। पल्स विड्थ के हाफ जो है वो आपकी गामा है। अब जहां जहां पल्सेस है, ये देखिए, ये 2D हमने देखा था जब हमने टोटल एक पल्स की जो विड्थ ली थी वो 2D थी। अब यदि यहाँ पर हमें ये जो विड्थ होगी इन पल्सेस की वो होगी 2D बाय n, और n क्या है, n इज द नंबर ऑफ पल्सेस इन ईच हाफ। जैसे यहाँ 3 पल्सेस है तो एक हाफ में, तो यहाँ पर जो n है वो क्या है, n इज इक्वल टू 3 है। ओके, मतलब कि इसकी जो विड्थ होगी वो 2D टोटल की 1/3 होगी। यदि यहाँ 4 पल्सेस होती एक हाफ में तो इसको हम लिखते 2D बाय 4। तो इसलिए इस विड्थ को हमने कहा है दिस इज अ 2D बाय n। ओके, और ये जो इतनी हमारी हाफ पल्स, इसको हम कह रहे हैं हाफ। ठीक है, तो इस हाफ की जो डिस्टेंस है वो गामा है। ओके, तो यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, वो होगी आपकी गामा माइनस d/2, और यहां तक की जो डिस्टेंस होगी दैट वुड बी गामा प्लस d बाय n। ओके, तो यहाँ पर ईच पल्स की विड्थ हमने लिखी है। ईच पल्स की विड्थ कितनी है, ईच पल्स की विड्थ है 2D बाय n, और दूसरा होता है ईच स्पेस विड्थ, मतलब 2 विड्थ, मतलब ये जो हमारी पल्सेस है, ये एक पल्स, ये दूसरी पल्स, इन पल्सेस के बीच में जो ये स्पेस बचा है इसको हम कहते हैं स्पेस विड्थ। तो ये स्पेस विड्थ कितनी है, गामा माइनस d बाय n, क्योंकि इतना पोर्शन क्या है हमारा, गामा है। ठीक है, तो इस गामा में से हम d बाय n पोर्शन, मतलब इसका हाफ ऑफ द पोर्शन को माइनस कर देंगे तो हमें ये स्पेस विड्थ मिल जाएगी। ठीक है, तो ईच स्पेस विड्थ इज इक्वल टू गामा माइनस d बाय n, और टोटल स्पेस विड्थ क्या हो जाएगी इस केस में यदि हम देखें तो टोटल स्पेस विड्थ कितनी हो रही है, ये 1 2 3 एंड 4।
मतलब यदि 3 पल्सेस है, n इज इक्वल टू 3 है नंबर ऑफ पल्सेस, तो स्पेस विड्थ कितनी है, उससे एक ज्यादा 4, क्योंकि 4 जगह हमें खाली जगह मिल रही है, तो दैट इज कॉल्ड स्पेस विड्थ। तो स्पेस विड्थ इज इक्वल टू n+1 होगा। ओके, अब इसको हम रियलाइज करेंगे थ्रू द फोरियर एनालिसिस। तो टोटल पाई हमारा किन चीजों से मिलकर बन रहा है, टोटल पाई बन रहा है टोटल स्पेस विड्थ प्लस ईच पल्स। तो ईच पल्स जो है वो 2d है और जो स्पेस विड्थ है वो 4 है, इसको अभी हम कंसिडर कर रहे हैं, तो वो हमारी 4 है इस केस में। तो 4 इंटू पाई माइनस डी बाय एन, टोटल विड्थ इंटू नंबर ऑफ पल्सेस, तो ये टोटल आ गया उसका। और ईच पल्स क्या होगा, वही इस केस में 3 है, तो हम इसको क्या करेंगे 3 इंटू 2d/3, तो वो 2d ही होगा, तो इसको हम ईच पल्स को हम 2d कहेंगे। तो टोटल पाई इज इक्वल टू मिला हमें ये। अब इसी को मैं n की टर्म्स में लिखूं तो इस 4 की जगह बस क्या होना चाहिए, n+1 होना चाहिए। तो एक ये जनरलाइज्ड फॉर्म बन गया हमारा। तो यहां से हम हमारी गामा की वैल्यू को निकाल सकते हैं। गामा की वैल्यू मतलब पाई माइनस 2d हमें पता ही है कि हमारी पल्स की विड्थ कितनी होगी, n जो है हमें पता है नंबर ऑफ पल्सेस कितनी रखनी है ईच हाफ साइकिल में, और d हमारी उसका हाफ विड्थ। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ गामा। अब हम bn की वैल्यू लिखेंगे हमारी पल्स के लिए। तो फर्स्ट एक पल्स के लिए हमने लिखा 1/पाई, इंटीग्रेशन हम करेंगे पाई गामा माइनस d/n से गामा प्लस d/n, क्योंकि टोटल जो साइकिल है वो इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट कर रही है। फंक्शन vdc रखेंगे sin n ओमेगा t, और इसमें हमने लिखा है ये सिर्फ एक पल्स के लिए, इसमें नंबर ऑफ पल्सेस को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और इंटू 2, क्योंकि हम पूरी एक फुल साइकिल के लिए निकाल रहे हैं। तो इस तरीके से ये हो गया। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट दिस वैल्यू 2n vdc बाहर आ गया अपॉन n पाई माइनस कॉस एन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी का हो गया, एंड लिमिट्स हम ये वाली पुट कर देंगे तो वी विल गेट दिस वैल्यू। ओके, सो यहाँ पे हमें bn की वैल्यू मिल गई। bn की वैल्यू जो मिली उसी को हमने जनरलाइज्ड फॉर्म में रख दिया, n इंटू वही हमारी फोरियर सीरीज में हमने इसको रख दिया, तो वी गेट vo इज इक्वल टू n इंटू n इज इक्वल टू ऑल ऑड नंबर्स अप टू इनफाइनाइट 4 vdc अपॉन n बाई साइन n गामा इंटू साइन nd अपॉन n। इट मीन्स यहाँ पर जो मॉड्यूलेशन है वो डिपेंड करेगा किस पे, गामा की वैल्यू पे और हमारी पल्स विड्थ पे। बट यहाँ पर हमने क्या किया है, नंबर ऑफ पल्सेस का यूज करा है, जिससे कि हमारे हार्मोनिक कंटेंट भी क्या हो गए, रिड्यूस हो गए, और वोल्टेज को भी जो हमें रेंज मिल गई वो हायर रेंज मिल गई, जिससे कि हम वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट मॉड्यूलेशन है हमारा साइनोसाइडल पल्स मॉड्यूलेशन, जिसको कि हम साइन एम मॉड्यूलेशन भी कहते हैं, साइनोसाइडल मॉड्यूलेशन भी कहते हैं। ये जो मॉड्यूलेशन है ये भी आपका मल्टीपल पल्स मॉड्यूलेशन ही है। मल्टीपल पल्स मॉड्यूलेशन में और साइनोसाइडल पल्स मॉड्यूलेशन में डिफरेंस ये है कि इसमें हम ट्राइंगुलर वेव और साइनोसाइडल वेव दोनों को क्या करते हैं, साइनोसाइडल वेव के फॉर्मेट में हम इसमें मॉड्यूलेशन करते हैं। इट मीन्स साइनोसाइडल वेव को हम हमारी कैरियर वेव, ये देखिए ये साइनोसाइडल जो है वो हमारी रेफरेंस वेव है, और जो ये ट्राइंगुलर वेव है वो हमारी कैरियर वेव है। तो इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं, और यहाँ पर जो विड्थ होती है पल्स की वो वेरिएबल होती है। देखो ये इसकी विड्थ कम है तो इसकी विड्थ ज़्यादा है, इसकी विड्थ थोड़ी ज़्यादा है, फिर ये कम हुई फिर कम हुई। तो जो मल्टीपल पल्स मॉड्यूलेशन होता है उसमें हर पल्स की विड्थ इक्वल होती है, बट इन साइनोसाइडल मॉड्यूलेशन जो पल्स विड्थ होती है दैट इज अ
vary according to the angular position of the pulse. ओके, इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो पल्स विड्थ है वो साइनोसाइडियल फंक्शन है हमारी जो साइकिल का। इसमें भी हम हाई फ्रीक्वेंसी ट्रायंगुलर कैरियर वेव को कंपेयर करेंगे साइनोसाइडल वेव से, जिससे कि हमें डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी ऑब्टेन होगी। देन कंपैरेटर से हम कंपेयर करेंगे और फिर जो भी हमारा ट्रिगरिंग सिग्नल जनरेट हैगा वो हम गेट सर्किटरी को देंगे। तो साइनोसाइडल पल्स मॉड्यूलेशन के थ्रू हम ज़्यादा यूजुअली हम इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हार्मोनिक कंटेंट है उसको हम इजीली मिनिमाइज कर सकते हैं, इसलिए हम साइनोसाइडल का ही यूजुअली यूज़ करते हैं मॉड्यूलेशन का। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ हार्मोनिक्स इन द इन्वर्टर आउटपुट वोल्टेज। इन्वर्टर सर्किट में जो भी आपका हार्मोनिक्स क्रिएट होता है, हार्मोनिक मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हार्मोनिक जो है वो किस तरीके से क्रिएट होता है सर्किट में, और ये इसको रिड्यूस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जितने भी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस को देखें तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में हार्मोनिक कंटेंट जो है वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के कंपैरिजन में सिर्फ 5% ही अलाउ होते हैं। बट यदि 5% से हायर देन हार्मोनिक्स होते हैं तो ये सिस्टम को हार्म करते हैं, एफिशिएंसी को रिड्यूस करते हैं। तो इसलिए बहुत सारे फिल्टर सर्किट हम इन्वर्टर सर्किट में और इन्वर्टर में इनहेरेंटली ये जनरेट भी होते हैं, तो इनको रिड्यूस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे कि ये कंटेंट लिमिट हो जाए और लिमिट टू द 5%। 5% से तो वैसे तो 0% ही होना चाहिए, बट एक लिमिट है, परमिसिबल हार्मोनिक्स जो है वो 5% ही अलाउड है विद द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। बट यदि ज़्यादा होते हैं तो हमें डिफरेंट काइंड ऑफ फिल्टर्स कनेक्ट करने होते हैं इन हार्मोनिक कंटेंट को रिड्यूस करने के लिए, या फिर हमें कुछ टेक्निक्स यूज़ करनी होती है जिससे कि हम इन हार्मोनिक्स को रिमूव कर सके। क्योंकि जितने ज़्यादा हायर हार्मोनिक्स होंगे और प्रेजेंट होंगे तो उनको रिमूव करने के लिए भी फिल्टरिंग उतनी ही फिल्टरिंग कंपोनेंट्स कनेक्ट करने पड़ेंगे, और यदि हम ज़्यादा फिल्टरिंग कंपोनेंट्स कनेक्ट करेंगे तो दे कैन इंक्रीज द वेट ऑफ द इन्वर्टर सर्किट। तो इसलिए ये कुछ टेक्निक्स हम इजीली उसी सर्किट में यूज़ करके सर्किट में ही चेंज करके यूज़ करते हैं, जिससे कि हार्मोनिक कंटेंट क्या हो सके, रिड्यूस हो सके। तो हार्मोनिक्स को रिड्यूस करने की सबसे पहली मेथड जो है वो है हार्मोनिक रिडक्शन बाय पीडब्ल्यूएम टेक्निक्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यही हार्मोनिक पल्स विथ मॉड्यूलेशन जो हमने पढ़ा, सिंगल पल्स, मल्टी पल्स और साइनोसाइडल पल्स, इन्हीं मेथड्स का हम यूज करते हैं टू रिमूव द हार्मोनिक कंटेंट। देन हार्मोनिक रिडक्शन बाय द ट्रांसफॉर्मर कनेक्शन, हम इसमें डिफरेंट कनेक्शन ट्रांसफॉर्मर के यूज करके भी हार्मोनिक कंटेंट को रिड्यूस कर सकते हैं। तो उसको देख लेते हैं हम आगे। ये हमारा हार्मोनिक रिडक्शन बाय ट्रांसफॉर्मर कनेक्शन। यहाँ पर हम जो आउटपुट वोल्टेज हमें इन्वर्टर्स के थ्रू मिल रहा है, देखिए यहाँ पे यहाँ पर हमने सिर्फ 2 इन्वर्टर अभी यूज करे हैं, बट वी कैन यूज मल्टीपल इन्वर्टर्स इन द कॉम्बिनेशन, और जो भी आउटपुट हम इन्वर्टर्स के हम दे रहे हैं वो मल्टीपल ट्रांसफॉर्मर्स को दे सकते हैं। यहाँ पर एक एसेंशियल कंडीशन ये होती है कि जो इन्वर्टर हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, इन्वर्टर 1 और 2, they must have the similar वोल्टेज वेवफॉर्म। इनकी जो वोल्टेज वेवफॉर्म है वो सेम होनी चाहिए, बट ये दोनों एक दूसरे से फेज शिफ्टेड होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर हमने 2 ट्रांसफॉर्मर सीरीज में कनेक्ट किए हैं, और मतलब ये प्राइमरी जो है इस ट्रांसफॉर्मर की वो इन्वर्टर 1 से कनेक्टेड है, ये दूसरे ट्रांसफॉर्मर की भी प्राइमरी इन्वर्टर 2 से कनेक्टेड है, और लेकिन जो सेकेंडरीज है दोनों ट्रांसफॉर्मर की उसको हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया है।
ठीक है, तो यहाँ से जो हमें आउटपुट मिल रहा है वो V01 मिल रहा है, यहाँ से जो आउटपुट मिल रहा है वो V02 मिल रहा है। अब देखिए आउटपुट वोल्टेजेस, जैसे VO1 जो है वो हमने 0 से शुरू किया है, लेकिन वेवफॉर्म सिमिलर है, बट जो VO2 है उसमें हमने π/3 का फेज शिफ्ट क्रिएट किया है। इट मीन्स जो VO2 है वो VO1 से π/3 डिग्री से शिफ्टेड है, मतलब इसके π/3 के बाद इसको हमने स्टार्ट किया है। ठीक है, तो जो VO होगा आपका, अल्टीमेटली जो VO होगा वो इन दोनों का वेक्टर सम होगा। VO जो है वो हम इन VO1 और VO2 के वेक्टर सम करके कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो VO शुड भी क्या होना चाहिए, VO इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ VO1 एंड VO2। तो VO1 का स्क्वायर होना चाहिए प्लस VO2 का स्क्वायर होना चाहिए प्लस 2 VO1 एंड VO2 इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो इनका जो रिजल्टेंट है VO1 प्लस VO2, इट शुड बी लाइक दैट। तो यदि इसको हम देखें डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक के थ्रू, अभी हमने फेज शिफ्ट क्या लिया है, फेज शिफ्ट लिया है। ओके, तो VO जो होगा, आउटपुट होगा वो VO1 और VO2 के वैल्यू पर डिपेंड करेगा। ओके, और यहाँ पे जो ईच सेकेंडरी है वो प्राइमरी के साथ 1:1 के रेशियो से है। ओके, अब इसको हम इस डायग्राम से समझते हैं। यदि फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, ओके, तो हमने क्या रखा, फेज शिफ्ट इन दोनों के बीच का 60 डिग्री रखा। फेज शिफ्ट है ही 60 डिग्री, तो यदि हम फेज शिफ्ट 60 डिग्री रखते हैं VO1 और VO2 के बीच का, तो हमें फ्रीक्वेंसी ओमेगा मिलती है। अब यदि हम VO1 और VO2 के बीच का एंगल 180 डिग्री हो तो फ्रीक्वेंसी 3 ओमेगा हो जाएगी, मतलब 3 इंटू 60 डिग्री, मतलब ये किसके बराबर हो गए, 3 ओमेगा के। ऐसे ही 5 ओमेगा मतलब 60 इंटू 5 मतलब 300 डिग्री। 300 डिग्री मीन्स VO2 जो है वो VO1 से लीड करेगा 60 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही यदि हम 7 ओमेगा लें तो अगेन VO1 जो है वो VO2 से, अगेन हम इस पॉइंट पर आ गए, VO2 से 60 डिग्री लीड करेगा। तो इस तरीके से हम डिफरेंट वैल्यू क्रिएट करके ये जो फेज शिफ्टिंग है फिक्स्ड रखें, बट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी हम ऑब्टेन कर सकते हैं बाय मेकिंग द लैगिंग और लीडिंग ऑफ द VO1 एंड VO2। ठीक है, तो यहाँ पर आपका थर्ड हार्मोनिक नलिफाई होगा या फिफ्थ हार्मोनिक नलिफाई होगा या सेवेंथ हार्मोनिक नलिफाई होगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया, VO1 और VO2 को कंट्रोल किया। किससे कंट्रोल किया, इन्वर्टर 1 और इन्वर्टर 2 का आउटपुट है ये। तो इन्वर्टर 1 और इन्वर्टर 2 में हम थर्ड हार्मोनिक फिफ्थ हार्मोनिक्स को एलिमिनेट करके और VO1 और VO2 के बीच में एक प्रॉपर फेज शिफ्टिंग क्रिएट करके VO को कंट्रोल कर सकते हैं, इसमें हार्मोनिक कंटेंट को रिड्यूस कर सकते हैं। ये इन दोनों की रिजल्टेंट वेव हमें मिल रही है। देखिए सिर्फ ये विड्थ जो है वो इतनी हमें मिल रही है, नेगेटिव में भी विड्थ जो है वो हमें इतनी ही मिल रही है। ठीक है, फिर है हमारा स्टेप्ड वेव इन्वर्टर। यहाँ पर कनेक्शन वही है, बट यहाँ पर हमने क्या किया, स्टेप्ड वेव इन्वर्टर का यूज किया। इसमें हम डिफरेंट विड्थ और हाइट की सुपर इम्पोज्ड कर रहे हैं वेव को हमने एक के ऊपर एक, मतलब पहले ये वाली वेव है हमारी, ठीक है, जिसकी की विड्थ पूरी D1 है। फिर हमने दूसरी वेव इसके ऊपर रखी जिसकी की विड्थ D2 है। फिर तीसरी वेव इसके ऊपर सुपर इम्पोज करी जिसकी विड्थ D3 है।
फिर चौथी को सुपर इम्पोज किया जिसकी की विड्थ D4 है, और इससे ये स्टेप आउटपुट क्रिएट हुआ जिसको कि आप इस स्टेप वेव भी आपने पढ़ रखी है नेटवर्क एनालिसिस में। तो यदि आप इसको रियलाइज करोगे तो आपको मोर स्मूथ वेव मिलेगी जिसमें कि हार्मोनिक कंटेंट क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। इसको हम मल्टी लेवल इन्वर्टर भी कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमने D1, D2, D3, D4 किया है, इट मीन्स ये आपका 4 लेयर इन्वर्टर है। ओके So these are the methods to control the harmonics or to reduce the harmonic from the inverter circuit. Okay, तो यहाँ पर हमारा इन्वर्टर वाला यूनिट कंप्लीट होता है। आप इसको कंप्लीट करिएगा, बुक से पढ़िएगा, और कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।